हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जो कि है सिमेट्री रेखा या सिमेट्री लाइन जिसे कहते हैं। सममित रेखा। सममित रेखा में होता क्या है, हम समझ लें पहले इसके पॉइंट कुछ। सममित रेखा में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है। एक पॉइंट आप 10 मिनट का वीडियो होगा, वो समझ लेंगे। सममित रेखा पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें समझना ये होता है कि किसी भी आकृति को हम ऐसा बांटें कि वह हर जितने भी उसके टुकड़े किए जाएं वो इक्वल दिखाई दें। अगर नहीं होंगे तो उसको ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, किसी भी पार्ट को मतलब ऐसी लाइन ड्रा करें, इसमें एक काल्पनिक रेखा जो हम खुद एक इमेजिन करके कर सकते हैं कि वह उसको दो बराबर भागों में बांटे, उनके भाग हमेशा हमेशा इक्वल होने चाहिए, वह उसकी सममित रेखा कहलाती है। जैसे हम देखिए कुछ चीज़ें हल करते हैं हम लोग मिलकर। जैसे इसमें देखिए एरो में, अगर एरो में यहाँ हम एक रेखा ऐसे ड्रा कर दें तो कन्फर्म है कि अगर ये वाला पार्ट अगर काटते हैं, इसको उठा के इस पर रखते हैं, तो यह इसका संपाती होगा। यह संपाती मतलब एक उनके जो भाग हों हमेशा हमेशा इक्वल हो, बराबर हो। इसमें देख लीजिए टी का भी अगर हम भाग ऐसा करते हैं, ऐसा करके आएंगे, तब देख लीजिए अगर टी वाला पार्ट ये उधर इधर रखेंगे तब भी इसमें इक्वल होगा। एच में देख लीजिए, एच में दो पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसको हाफ हम करते हैं तो यह इसके ऊपर आ जाएगा, और इसको अगर हम इस तरह करते हैं यहाँ से, तब भी ये उठा के रखोगे तो आधा इस पे आ जाएगा, ये लाइन इस पे आ जाएगी। तब यह इसकी सममित रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सममित रेखा कहलाएगी। सममित रेखा, जिसे आप सिमेट्री लाइन भी कह सकते हैं। इसमें समझना सिर्फ इतना है, कोई भी आकृति हो, जरूरी नहीं कि यही हो, ये अल्फ़ाबेटिक हो सकती हैं। कोई आपको उसमें 3D आप पढ़ते हैं, 3D और 2D जानते हैं, क्षेत्रमिति से और आयतन से भी कोई आकृति हो सकती हैं। तो उसमें सममिति रेखा यदि पूछी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सममिति रेखा में सोचना है कि हम इसको कितनी लाइन से काट सकते हैं कि जो इनके जितने भी पार्ट होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। इतना ध्यान देना है बस। आगे जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, अगर कभी आपको इस तरह सवाल दे देते हैं तो आप कॉमन सेंस पे सोच सकते हैं कि कितनी लाइन ड्रा करेंगे तो इसमें होगा। जैसे मैं इस पर टी पे लाइन नहीं ड्रा कर सकता यहाँ से, क्यों? क्योंकि अगर इसको आप ड्रा करोगे तो यहाँ उठा के रखोगे तो कहाँ सम्मिलित हो रहा है। यह ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं कि जो कि इसके इक्वल पड़ेंगी। अब देखिए अगर इस उठा के अगर इसको यहाँ रखा जाएगा तो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए, अगर यहाँ से ड्रा करेंगे तो यहाँ लाइन है, यहाँ ऊपर एरो बनी है, तो कैसे ड्रा हो सकता है? तो इसमें यही समझना है आपको कि जो उसके पार्ट हों हमेशा इक्वल हों, यह उसकी सममिति रेखा कहलाएगी। जैसे हम समझते हैं, अब आकृतियाँ आप इस तरह आएंगी तो आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए होंगे आई होप। अब देखते हैं इसमें जो आकृतियाँ आती हैं क्षेत्रफल और आयतन की, तो क्षेत्रफल आयतन की जो आकृतियाँ आती हैं उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक या फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे समझ लेते हैं, जैसे आप लोग त्रिभुज जानते हो, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, है ना? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह करके। लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा आपका। फिर अगर हम वर्ग ले लें, वर्ग ले लें, फिर आगे पंचभुज बना लेते हैं, पंचभुज बना लेते हैं, फिर आगे खष्टभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि हमेशा में जितने भी त्रिभुज या चतुर्भुज या वो हैं, ये आपके जानते हो पॉलीगॉन में आएंगे, बहुभुज में आते हैं। और बहुभुज हमेशा हमेशा वह रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। कौन सा? रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगॉन अगर होता है तो उसके लिए हम लोग ट्रिक फॉलो कर लेंगे। ट्रिक फॉलो करने के लिए देखिए, क्योंकि जानते हो कि इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा इक्वल है, तो हम अगर इस यहाँ से आकृति ड्रा करेंगे, देखिए अगर ये करेंगे तो ये वाला पार्ट आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट, ये इसको उठा के अगर हम इधर रखेंगे तो ये इक्वल है। इसी तरह अगर हम यहाँ से आकृति ड्रा करेंगे और इसके बीच से मिड से निकालेंगे तो ये भी पार्ट आप जानते हैं, ये वाला अगर उठाएंगे तो इधर इक्वल हो जाएगा या उधर इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से हम ड्रा करते हैं तो ये वाला पार्ट उठाएंगे इधर इक्वल हो जाएगा। आगे यहाँ भी ऐसे समझ लीजिए, वर्ग है, इक्वल है, तो यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हो, आगे फिर यहाँ से भी बना सकते हो। देख लीजिए, आप इमेजिन करिए जैसे जैसे रेखाएं कट रही हैं, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यह इक्वल होंगी, यह इक्वल होंगी। ऐसे इसमें भी बनाया जा सकता है, यह इस पे बनेंगी और यह इस पे बनेगा, उसके बाद इस पे बन जाएगा, और उसके बाद आपकी आकृति बन जाएगी एक एक इस पे बन जाएगी। जैसे
यहाँ से इस पे बन जाएगी और यहाँ से इस पे बन जाएगी। आप इसको धीरे धीरे इस तरह नोटिस कर रहे हैं कि देखिए इसमें 3 आकृति है, जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो 3 सममिति रेखाएं हो रही हैं। चतुर्भुज में अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 सममिति रेखाएं हो रही हैं। पंचभुज में यदि 5 हैं तो 5 हो रही हैं। ऐसे खष्टभुज में भी 6 हो जाएंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, तो उसमें उतनी सममिति रेखाएं होंगी जितनी उसमें भुजाएं होंगी। कितना कि जैसे फिर से समझ लीजिएगा, अगर वो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज या कोई भी होगा रेगुलर पॉलीगॉन होगा, वह समबहुभुज के अंतर्गत आता है, मतलब उसकी सारी भुजाएं इक्वल हैं, तो कितनी सममित रेखाएं होंगी उसकी जितनी उसकी भुजा होंगी। ये खष्टभुज में आओगे तो 6 हो जाएंगी। अगर हम पंचम भुज में आते हैं, पंचभुज में, तो वह 5 हो जाएंगी। चतुर्भुज में आओगे तो 4 हो जाएंगी स्क्वायर में। जैसे आयत में नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि कंडीशन यह हमेशा हमेशा वह बनेगी कि जिसमें उनकी भुजाएं इक्वल होंगी वही फॉलो होगा। जैसे अगर हम आयत को यहाँ से काटेंगे तब कट जाएगा, यहाँ से भी अगर ड्रा करते हो तो यह भी हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से इनका डायगोनल ड्रा करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आयत में 2 ही होती हैं, आयत में 2 ही होती हैं। इसको सिर्फ आपको समझना ये है कि हमेशा हमेशा इनको ऐसा बांटना है कि इनकी जो पार्ट हो वो हमेशा इक्वल हो, इनके जो भाग बने वह हमेशा इक्वल हो, तो वह उसकी सममित रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, ये तो सममित रेखा था। इसके क्वेश्चन और आते हैं, जो आत्मा है डायगोनल, डायगोनल आता है, इसमें आएगा सममित रेखा के बाद आती है घूर्णन समित, जो रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं, उसको समझते हैं। सममित रेखा हुआ, रोटेशनल सिमेट्री समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, आइए घूर्णन समित समझते हैं। घूर्णन समित में क्या होता है कि हमको अब आकृतियां रोटेट करनी होंगी। पहले हम लोग ऐसे ही देख के बता दे सकते थे और बताना होता था कि सिर्फ आकृति जो दी होती थी, आकृति पे हम लाइन ड्रा करें और देखें कितने भाग उसके इक्वल हो रहे हैं, उस हिसाब से हम लाइन ड्रा करके बता सकते थे। लेकिन अब रोटेशन जो आएगी रोटेशनल सिमेट्री में, उसमें देखना होता है कि आकृति हमें रोटेट करना होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग हल करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं एक एरो बना देता हूँ, एक एरो ये बना देता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह रखता हूँ, देखिए इसको देखते हैं कितने रोटेशनल इसमें सिमेट्री होगी। रोटेशनल सिमेट्री में आपको एक चीज़ ये समझना है कि रोटेशनल सिमेट्री में होता क्या है कि वह आकृति हम अगर घुमाएं, घुमाने के बाद जैसी आकृति पहले थी वैसे कब दिख रही है, वो जितनी बार वैसे देखेगी उतनी उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगी। जैसे हम समझते हैं, सपोज दैट हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं। चलिए आगे हम आते हैं, मान के चलिए मैं इसको 90 डिग्री घुमाता हूँ, तो 90 डिग्री घुमाऊंगा तो इसमें रोटेशनल जो सिमेट्री होगी, देखिएगा कैसे बनेगी आकृति। देखिए हाथ से बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाएगा या ऊपर नीचे हो जाता है तो आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा। बस आपको पॉइंट समझना है कि क्या ज़रूरी है। जैसे देखिए ये जो आकृति है यहाँ पहुँची, अच्छा उसके बाद यहाँ से फिर अगर हम फिर 90 घुमाएंगे, या यहाँ का 90 यहाँ का 90 मिला के मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री अगर घुमाते हैं तो ये आकृति फिर ऐसे बनेगी। जैसे देखिएगा ये आकृति, देखिएगा जैसे इसको यहाँ से घुमाया गया और यह यहाँ से घुमा दिया गया। अब देखिए वो जो पॉइंट है आपका यहाँ आया, तो यहाँ क्या जैसे दिख रहा था पहला, ये आपका पहला टर्न होगा, ये दूसरा होगा और यह तीसरा होगा, तीसरा होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ ये समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिए हैं, आप यहाँ ड्रा किए 90 अंश, इसको अगर रोटेट किए तो ये जैसे यहाँ थी ऐसे दिख रही है नहीं। अगर फिर यहाँ से हम लोग आए, यहाँ पे रोटेट किए तो जैसे यहाँ थी वैसे यहाँ दिख रही है। अगर मैं इसको मिटा दूँ तो आप बता सकते हो कि कितना रोटेट हो, मतलब ये वही है कि नहीं। यह हाथ का मामला है, थोड़ा सा पतला दुबला बन गया, देख लीजिएगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं बात को कि यह इतने पे रोटेट हो रही है। ऐसे फिर हम जाएंगे, फिर आप जानते हो कि इसमें घुमाओगे यहाँ आकृति, अगर फिर ऐसे घुमाओगे तो यहाँ ऐसे ही बनने वाली है। जैसे ये आकृति इस तरह बन जाएगी, आप जानते हैं, और यहाँ से फिर आप घुमाओगे तो ये आकृति इस तरह बन जाएगी। लेकिन फिर अगला टर्न आप लोगे तो यह आकृति जैसे बनी है वह इस तरह करके बन सकती है।
अगला अगर हम टर्न लेते हैं तो यह आकृति इस तरह बन सकती है जो कि पहले वहाँ थी। अर्थात आपने देखा कि कितनी बार इस तरह सेम हो रही है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अर्थात आप कह सकते हो एक ये और एक ये। इसमें रोटेशनल जो सिमेट्री होगी कितनी होगी, 2 होगी। बस इतनी ही बात आपको समझना है रोटेशनल सिमेट्री में, कि वह कितनी बार रोटेट हो रही है, और रोटेट होने का मतलब है कितनी बार रोटेट होके वह सेम आकृति ड्रा कर रही है जो कि पहले वहाँ पे दिख रही थी। जैसे ये पहले दिख रही है, यह किस तरह ड्रा होकर कई बार आपको दिखी, तो देखा क्या, सॉरी भाई, एक मिनट लाइट चली। आई होप इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा, फिर से समझ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा पॉइंट है, ज़्यादा टफ नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है कि आप ऐसी उस आकृति को इस बार ऐसे टर्न करें कि वह आकृति जैसे पहले थी उस अवस्था में कितनी बार शो करती है, जितनी बार उस अवस्था में शो करेगी उतनी उसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। अच्छा, आकृति अगर इस तरह आती हैं कि जो विषम आकृतियाँ हों तो वो अलग हैं। अगर हम सम आकृतियाँ देखते हैं, जैसे उस तरह सवाल पूछे जाते हैं, सीटेट में कई बार पूछे गए हैं कि अगर हम कोई आकृति देते हैं जो कि सम बहुभुज हो, अगर सम बहुभुज हो तो हम लोग कैसे हल करेंगे, तो उसका सीधा सा फंडा है। आप लोग जानते हैं एक चीज़ कि किसी भी अगर आकृति को हम घुमाएंगे और 0 अंश से घूमते हैं और उसके बाद फिर अगर उस अंश पे आते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल वह कितना 360 अंश टर्न होता है। जैसे अगर हम इस पॉइंट पे हैं और यहाँ इस पॉइंट पे हैं, यहाँ से अगर चलना शुरू करें, यहाँ से इसके चारों तरफ चलें और यहाँ से चलकर फिर आके यहीं पे खड़े हों, सपोज दैट, समझ गए होंगे आप, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ है, इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से अगर शुरू करते हैं, यहाँ आके खड़े हों, तो यह ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 360 अंश होता है। मतलब कि 0 अंश से शुरू करो किसी भी पॉइंट से और आके फिर यहीं खड़े हो जाओ, तो यह जो कोण ड्रा होगा यह 360 अंश का होता है। बस इतनी बात समझनी है और ये लोग समझते होंगे। जैसे आप जानते हैं कि घड़ी का जो डायल होता है वह 360 अंश का होता है, अगर उसके सिर्फ डायल को उठाया जाए तब। अब मेन पॉइंट है कि जो सवाल आते हैं ये आकृति इस तरह आएंगे तो आप लोग कॉमन सेंस पे सोच सकते हैं, और आकृति अगर समबाहुभुज की आती है तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है समबाहुभुज के लिए, अगर आ जाता है कि समबाहु त्रिभुज है, जैसे हम लोग अभी देखे थे, अगर स्क्वायर आ जाता है, वर्ग है, अगर आ जाता है पंचभुज या पंचभुज, खष्टभुज या सप्तमभुज, जो भी आ जाए, अष्टभुज आ जाए, बस आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा कि जितने भी होंगे वह रेगुलर पॉलीगॉन होंगे, रेगुलर पॉलीगॉन होंगे। और रेगुलर पॉलीगॉन में आप जानते हैं कि जितनी भी भुजाएं होती हैं उसकी वह इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन में, है ना। रेगुलर पॉलीगॉन में सभी भुजाएं समान होती हैं, हम जानते हैं। तब इसके लिए ट्रिक है कि अगर जैसे इसमें पूछता है कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में पूछता है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ 360 बटे इसकी जितनी भुजा होगी, 3 भुजा है, 3 से काटेंगे 120 अंश आएगा, अर्थात 120 अंश पे टर्न होगा। अगर क्रम पूछते हैं कब कब होगा, तो 120 और 120 गुना आप लोग जानते हैं कितना होगा, 240, और 240 के बाद 360, अर्थात 3 टर्न होंगे इसके, जो कि रोटेशनल सिमेट्री होगी। क्रम पूछेगा तो 3 होगा, अंश पूछेगा तो आप लोग इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अगर हम वर्ग में पूछते हैं तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, 360 बटे आप 4 से काटेंगे, ये आप जानते हैं कि 90 अंश आएगा, अर्थात पहला 90 अंश पे टर्न, दूसरा कितने हो जाएगा 180 अंश पे, और तीसरा कितने हो जाएगा 270 पे, और अगला जानते हैं आप लोग कि 360 पे पहुंच जाएंगे, जो कि पुनः उसकी स्थिति होगी, अर्थात 3 आपके, ये आप इसमें देखेंगे कितनी हो जाएगी सिमेट्री, वो 3 हो जाएंगी रोटेशन सिमेट्री। कितने कितने अंश पे होंगी, 90 पे। तो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, कितनी रोटेशन सिमेट्री होगी। अगर सम बहुभुज में आता है तो आप उन भुजाओं से काट के उसको बता सकते हैं कितने कितने अंश पे होगा। जैसे पूछना दूसरा क्रम कितने पे होगा, तीसरा क्रम कितने पे होगा, तो आप लोग इस तरह करके फॉलो कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग इसको देखिएगा और उसके बाद खुद से प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके, जो कि केवीएस की एग्जाम लगा है, और केवीएस से संबंधित जितने भी टॉपिक उसमें होंगे हम लोग एक एक करके इसको हल करवाते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।